शायद दिख नहीं रही, तो श्रीमान जी ही शुरू करते हैं वंदना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो दोपहरकालीन सत्र में अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण में सबका हार्दिक स्वागत है और गौरी दीदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। तो बाबा जी को प्रणाम करते हुए हम वंदना शुरू करते हैं। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते, सबका स्वागत। सबको बहुत बहुत नमस्कार और इस दोपहरकालीन सत्र में सबका हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच मानव तीर्थ से आदरणीय गौरी श्रीहरि दीदी जी मस्तिष्क विकास के ऊपर अपनी बात रखेगी। जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर जो उन्होंने किया है पूरा तैयार। और दीदी जी के परिचय के रूप में दीदी जी MSc फूड साइंस एवं न्यूट्रिशन से है और दीदी जी ने 3-4 साल रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेंगलोर और हिंदुस्तान लीवर में भी रिसर्च किया है न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में। और फूड पैकेजिंग में जो क्लेम्स कम्युनिकेशन है इस पर भी, जो दावा आपत्ति वाले होते हैं इस पर भी दीदी जी का काम हुआ है। और जीवन विद्या में जो वांग्मय है बाबा जी के अपने मध्यस्थ दर्शन के, तो दीदी ने कन्नड़ भाषा में मानव व्यवहार दर्शन, विकल्प, अध्ययन बिंदु, परिभाषा संहिता इनका ट्रांसलेशन किया है। और दीदी जी मैसूर की रहने वाली है और दीदी जी के श्रीमान जी से आप सभी परिचित ही होंगे क्योंकि अध्ययन शिविर से हम गुजरे हैं। तो आदरणीय श्रीराम भाई जी जो अध्ययन प्रक्रिया के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत अच्छे से भैया जी समझा पाते हैं। तो भैया जी बेसिकली पुणे के रहने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में पुणे यूनिवर्सिटी से भाई जी ने इंजीनियरिंग की है। और दीदी जी की एक बिटिया है, देविका बेटा जी। और जो यदि मैं स्वभाव को देखूं, दीदी जी का जो नेचर जो हम लोगों को बहुत हुआ कि बहुत ही सादगी, बहुत ही सहजता और सरलता और जो निष्ठा है, विपरीत परिस्थितियों में पिछले 5-6 सालों में दीदी जी का दोनों परिवारों में, मायके और ससुराल परिवारों में बहुत प्रतिकूलताओं को फेस करना पड़ा। उसके बावजूद दीदी की निष्ठा बनी हुई और अभी वर्तमान में दोनों सब परिवार मानव तीर्थ में अभी अपना समय दे रहे हैं। एक छोटी सी घटना मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब दीदी जी बच्चों का शिविर ले रही थी और मेरी बिटिया इला बेटा जी 7वीं क्लास में थी उस समय, तो उस शिविर में दीदी जी की बॉटल जो स्टील की थी, इला बेटा पकड़ी हुई थी और हाथ से छूट के गिर गई। तो मेरे यहाँ बिटिया एकदम डर गई कि अब तो डांट पड़ेगी, जैसा हमेशा होता है परिवारों में। लेकिन जैसे ही दीदी जी ने जिस तरह से उसका रिस्पॉन्ड किया कि कोई बात नहीं बेटा, पदार्थावस्था का तो गुण ही है संगठन विघटन। तो मेरी बेटी इतनी अवाक रह गई कि मैं तो ये था मुझे कि सब डांट पड़ेगी अच्छी कस के, और उनका इस तरह से रिस्पॉन्ड करना कि पदार्थावस्था का गुण ही संगठन विघटन है। तो वो बात मेरी बिटिया को इतनी छुई। और अब जब मैं कल लिख रही थी दीदी जी से परिचय, तो बिटिया इसको पहले भी वो शेयर की और बताई कि वाकई में कैसे ऐसे ही हमको इसी सहजता सरलता के साथ यदि हम बच्चों के साथ प्रस्तुत हो पाते हैं, तो ये ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज है दीदी जी में और जिनका हमको सानिध्य लाभ मिल रहा है। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ गौरी दीदी जी को
जो अपनी विद्या की जर्नी को शेयर करते, सत्यापन करते हुए फिर अपनी बात को रखेगी। तो आमंत्रित है आदरणीय गौरी दीदी जी। हाँ दीदी, नमस्ते, थैंक यू। मुझे लगता है थोड़ा सा अधिमूल्यन जैसा हुआ है। थैंक यू दीदी। एनीवे मैं अभी शुरू करूंगी। दीदी तो छोटा सा परिचय रख ही दिए है। होपफुली आवाज ठीक से आ रही है सभी को? बहुत अच्छी दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मैं बहुत शुरू से तो सारा नहीं शुरू करूंगी परिचय। वैसे तो मेरी विद्या से 2008 से मैं परिचय हुई जीवन विद्या से, जीवन विद्या शिविर के दौरान मध्यस्थ दर्शन से, और 2-3 परिचय शिविर के बाद ही निर्णय किए कि इसकी अध्ययन करना है और इसको समझना है। उस समय ये जीने की भी वस्तु है, ऐसा तुरंत परिचय शिविर में तो नहीं समझ में आया, पर धीरे-धीरे ये भी समझ में आया कि जीने की ही ये बात है। तो 2010 और 11 के बीच हम अचोटी में रहे और अध्ययन शिविर किए 1 साल के। तो इस संदर्भ में एक चीज तो मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को पता भी है, कि मुझे हिंदी भाषा से कठिनाई थी और मुझे लगता था कि मैं दर्शन कभी पढ़ नहीं पाऊंगी। मतलब डाउट था कि क्या मैं इस दर्शन को पढ़ पाऊंगी। और वैसे भी दर्शन के भाषा को बहुत लोगों को लगता है कि बहुत क्लिष्ट है, तो पुस्तकों को देख के ही मुझे लगता था कि कभी क्या मैं समझ पाऊंगी। पर अचोटी के वातावरण में रहते हुए और आसपास के सभी लोग हिंदी भाषा में ही बात करते थे, और क्योंकि अध्ययन करना था, ये मन बन गया था, तो काफी वो 1 साल में मुझे लगता है पिकअप भी कर ली। तो निष्कर्ष के रूप में ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे आज ऐसा लगता है कि भाषा ज्ञान के लिए कुछ कोई अड़चन नहीं हो सकता, कोई भी भाषा। मतलब उसको सभी लोग सीख ही सकते हैं, और सीखने के लिए अगर मन है और अगर लगता है कि वस्तु उचित है, उचित वस्तु है, और अगर आसपास के सभी लोग या वो भाषा सुनने में आ रहा है, तो इसको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अड़चन तो होगा ही नहीं। तो छोटी में 1 साल रहने के बाद और 6 महीने हम लोग उधर ही रुक गए। हमारा मन था कि शायद हमें वहाँ रुकने का परमिशन मिल जाए, वहाँ अध्ययन करेंगे, अध्ययन करा सकते हैं। और नागराज जी, बाबा जी पास में अमरकंटक में रहते हैं, तो आना-जाना कर सकते हैं, ऐसे हम सोच रहे थे। पर बाबा जी से ये एक प्रस्ताव आया कि हमको कानपुर जाना है ना? तो हम लोग फिर 2012 में कानपुर गए। वहाँ भी एक जगह में जीवन विद्या का ही अध्ययन और अध्यापन करने का एक हमें रोल दिया गया था। तो पर वहाँ 6-7 महीने में ही हमको एक तरीके से लगने लगा कि इस कार्यक्रम के लिए शायद बहुत अनुकूल जगह नहीं है। तो हम वापस बाबा जी के पास जब आए, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अमरकंटक में ही क्यों ना आप लोग रुक जाएं। तो ये भी हम कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे प्रस्ताव हमारे सामने आएगा, तो हमने स्वीकार लिया। तो 2013 से 2016 तक हम अमरकंटक में रुके। ऑफ कोर्स घर आना जाना रहा हम लोगों का। जैसे दीदी अभी शेयर कर रहे थे, तो घर में सब बुजुर्ग लोग ही है, और पुणे और मैसूर और बैंगलोर भी एक जगह जैसे जहाँ मेरे मौसी रहती है, तो वहाँ आना जाना रहा। तो खूब ट्रैवलिंग होता था हमारा। फिर 2017 और 18 तो हमको पुणे में ही रुकना पड़ा। घर के परिस्थिति हम मेरी एक सिस्टर इन लॉ की बहुत तबीयत बहुत खराब थी, तो उनकी सेवा करने के लिए। तो वैसे देखे जो पिछले 10 साल में कांस्टेंट एक तरीके से मूविंग रहा है, एक जगह 2-3 साल से ज्यादा नहीं रुक पाए, और उसमें भी काफी मतलब ट्रैवलिंग रहा है हर समय। तो इसमें अगर देखे तो यह एक्सपीरियंस हमें ऐसा हुआ कि हर कदम पे हमने जो भी सोचा था या जो भी निर्णय लिया, उससे अन्यथा ही हुआ, है ना? तो एक जगह स्थिर रहने से ही एक तरीके से कोई कार्यक्रम या योजना बन सकता है ना? उसमें जो भी सफलता फिर मिलेगी, उसकी तृप्ति बन पाती है, संबंधों को ठीक से हम निर्वाह कर पाते हैं और उसकी भी तृप्ति मिलती है, और स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हैं, और उस अच्छा स्वास्थ्य का परिणाम का भी एक तरीके से तृप्ति मिलती है। बच्चों का ध्यान दे सकते हैं, उनका दिनचर्या और उनके लिए उचित कार्यक्रम भी सोच सकते हैं, और एक जगह रहने से ही ये संभव है। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो हुआ, परिस्थितियाँ बदलती रही, और हमने जैसा सोचा वैसा
एक भी चीज नहीं हो पाया, पर फिर भी हर जगह एक तरीके से सबका इतना अच्छे से सबका सहयोग मिला और अध्ययन का वातावरण मिला हर जगह। तो मुझे लगता है कि इस चीज को स्थिर करने के लिए, अध्ययन हो पाए इसको स्थिर करने के लिए हर जगह को स्वीकारना, जीने की जगह को स्वीकारना है ना, स्थिति परिस्थिति जो भी प्रस्ताव या जो भी सामने आते हैं उसको स्वीकारना, और इस स्वीकृति के साथ फिर अध्ययन हो पाता है। और ये भी आई थिंक ध्यान में रखने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जरूर मुझे लगता है कि हम जो भी स्थिति में थे, है ना, पहले जो भी हमारे स्थिति था, मनस्थिति, और आज जो है ना, तो अगले स्थिति में जाने के लिए ही हम सभी लोग अ, है ना, हमारा श्रम देते हैं। हमसे जितने धैर्य से हो पाता है उतना धैर्य से हम करते हैं, और यही निष्ठा है ना। हम सभी लोग ऐसे लगे रहते हैं। तो अभी तक की यात्रा का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, और सफलताओं का उत्सव मनाना खुद में भी, है ना, और आगे के लिए उत्साह रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो अभी के लिए मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ ताकि हम अपने टॉपिक पे आज शुरू करें, है ना। इतना ठीक रहेगा ना दीदी? जी दीदी, बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी जी। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जोड़ना बहन। तो दीदी ने मुझे बताया कि मस्तिष्क विकास पे कुछ रखना है, और साथ साथ जैसे मेनली बच्चों में कैसा होता है मस्तिष्क विकास, और बच्चों के लिए उसके आधार पर फिर क्या एक्टिविटीज सोच सकते हैं या कैसे उसको देखे, इस टॉपिक पे रखने के लिए बोला गया था। तो कल भी मैंने अजय भैया को सुना, उनने बहुत अच्छे तरीके से उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कुछ समझा दिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अब मैं उसका फिर प्रैक्टिकल जो स्वरूप बच्चों में दिखता है और एक्टिविटीज के बारे में मैं रख सकती हूँ। उन्होंने ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं और उस आधार पर बच्चों में विकास को कैसे देख पाते हैं, कुछ हद तक उन्होंने भी रखा है। तो अगर मस्तिष्क विकास का एकदम पहला जो स्टेप देखे, है ना, भ्रूण में, तो वो एक छोटा सा ट्यूब से शुरू होता है, सिर्फ 3 mm का ट्यूब। और वो इतना आप सोच सकते हो, इतना छोटा, बिल्कुल ही छोटा मणि के साइज का, और ऑलरेडी उसमें एक सिर वाला भाग रहता है जो आगे जाके पूरा मस्तिष्क बनता है, और एक टेल, एक पूंछ वाला भाग रहता है जो आगे जाके वो स्पाइनल कॉर्ड में विकसित होता है। और 4 महीने के अंदर एक प्रकार से पूरा मस्तिष्क का बेसिक संरचना गर्भ अवस्था में माँ के गर्भ में बन चुका रहता है, और कान का बनावट भी एक तरीके से तैयार हो चुका रहता है 4 महीने के समय में। इसीलिए ऐसा भी सोचा जाता है कि 4 महीने का जो गर्भ अवस्था में जो शिशु है वो वातावरण से ध्वनि को सुन पाता है, ध्वनि को पकड़ पाता है और सुन पाता है। और इस स्टेज में भ्रूण का साइज मात्र 6 इंच का होता है, सोचिए इतना छोटा सा, और उसमें एक तरीके से मस्तिष्क का पूरा संरचना बन चुका रहता है। और जब बच्चा पैदा होता है तब उसका मस्तिष्क का साइज एक वयस्क के मस्तिष्क के साइज का 1/4 ही होता है, 1/4 साइज। और अभी भी उसमें उच्चतर क्रियाओं में विकास होना है, जो बच्चे के पहले 5 या 7 वर्ष के अंतर्गत हो जाता है ना। तो जब पैदा होता है एक तरीके का संरचना तो बन चुका रहता है, बहुत सारा विकास के लिए अभी समय बचा है। वो ऐसा बोला जाता है कि 7 वर्ष के अंतर्गत जितना विकास होना है वो हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण समय यही है, और इसीलिए पहला शिक्षा घर में ही होता है, ऐसा बोला जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, मस्तिष्क में जितने कोशिकाएं होनी है ना, वो जब बच्चा पैदा होता है उस समय उतना कोशिकाएं, जैसे 100 अरब ब्रेन सेल्स ऑलरेडी वो तैयार हो चुका रहता है ना। और इसमें एक प्रकार का कनेक्शन या वायरिंग, इसका नाम देते हैं वायरिंग, क्योंकि एक प्राण कोशिका से दूसरे प्राण कोशिका के साथ जो एक कनेक्शन है उसको वायरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे तार जुड़ना। ये एक प्रकार से जुड़ा रहता है किसके लिए, जो सारे जीवित शरीर को जीवित रखने के लिए जितने भी शरीर क्रियाएं हैं
उसके लिए ये सारा तार जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ब्रीदिंग के लिए सांस लेना, दिल का धड़कन, फिर डाइजेशन, इसके लिए पूरी तैयारी रहती है। पर जो सीखने समझने वाली जो चीजों के लिए जो अभी तार जुड़ना है, वो अभी होना बाकी है। इसलिए ये माना जाता है कि हमारे जो जेनेटिक पोटेंशियल है ना, जीन से जो माता पिता से जो भी जो क्षमता मिली रहती है जीन से, उसके अनुसार मस्तिष्क का संरचना तो बनी जाता है, पर वातावरण का बहुत बड़ा रोल है ना। इसलिए ये वाला स्लाइड अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है नेचर प्लस नर्चर, मतलब प्रकृति प्लस वातावरण से जो एक प्रकार का शिक्षा ही बोलेंगे उसको, वातावरण का प्रभाव और दबाव, गर्भ से लेकर पूरे बड़े होने तक इसका भी प्रभाव रहता है। और इससे बेसिक जो ब्रेन का एक संरचना बना हुआ है, इसमें काफी परिवर्तन भी हो सकता है। तो विकास को अगर देखें विज्ञान के आधार पर, अच्छा एक और मुख्य बात है कि ये सारी जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये विज्ञान के आधार पर ही है, मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या के आधार पर नहीं है, क्योंकि उसमें मस्तिष्क की इस तरीके से बहुत डिटेलिंग नहीं है ना। तो ये पूरा विज्ञान के आधार पर ही मेरी प्रस्तुति है। तो विज्ञान में देखें तो विकास को 5 आयाम में देखते हैं बच्चों में। एक है जो जिसको मोटर स्किल बोलते हैं, मतलब शरीर का पूरा क्या बोलते हैं उसमें समन्वय, पूरा एक कोऑर्डिनेशन। फाइन मोटर स्किल को बोलते हैं जो हाथ और उंगलियां, कलाई, आंख, इन चीजों में जो फाइन एक कोऑर्डिनेशन होता है उसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। और जो पूरे शरीर के साथ हाथ, पैर और आंख सहित जो एक कोऑर्डिनेशन होता है उसको ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। तो ये दोनों ये 2 आयाम हो गया। फिर संज्ञानात्मक डेवलपमेंट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिर सामाजिक और भावात्मक है ना जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, फिर उच्चारण स्पीच और लैंग्वेज का, भाषा का डेवलपमेंट। तो ये 5 आयाम में उसको देखते हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो इसको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, मतलब बच्चे का हर एक्टिविटी है ना कोई विशिष्ट समय सीमा में होता है, और वो मस्तिष्क डेवलपमेंट के आधार पर ही रहता है। जैसे कुछ महीनों में वो चलने सीख पाएगा, कुछ महीनों में वो बोलना सीख पाएगा, ऐसा। तो ये स्टेप्स भी उन्होंने ऑब्जर्व करके रखा है। तो मुख्य रूप से शरीर के साथ ही तालमेल, ट्यूनिंग, बार बार चीजों को देखना, सीखना, इसका अभ्यास, ये इन्हीं चीजों का अभी विकास बोला जाता है। इसके पहले अगर आप बच्चों से कुछ चीजें ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे तो एक प्रकार से बच्चे पे वो दबाव डालने जैसा हो जाता है। मतलब उनके जो एज के अनुसार जो चीजें वो कर पाते हैं, उससे पहले ही अगर उनसे आप उन एक्टिविटीज को एक्सपेक्ट करेंगे तो वो एक प्रकार से उन पे दबाव डालने जैसा हो जाता है। और मान लीजिए उनके एज के अनुसार उनके कल्पनाशीलता को बिजी रखने के लिए आप उचित वस्तु नहीं देंगे तो भी एक तरीके से उसको विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर वो अनुपयोगी चीजों से कल्पनाशीलता को भर लेते हैं। तो एज अप्रोप्रिएट चीज देना बहुत जरूरी है। तो पहले साल में अगर देखें तो मस्तिष्क में बहुत पहले साल मतलब बच्चा पैदा होने से 1 साल तक अद्भुत विकास होता है। वो जो सेरेबेलम मतलब बीच वाला जो भाग है मस्तिष्क का, वो तिगुना हो जाता है। इसी से बच्चा का पूरा मोटर स्किल और बैलेंस, इन चीजों का कंट्रोल रहता है, और दृष्टि भी शार्प होती है, पहचानने की क्षमता भी बढ़ती है, और भाषा में बहुत विकास होता है। तो इसका मतलब है कि पहला साल में आगे सीखने समझने के लिए बस तैयारी ही बन पा रही है ना, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन ऑफ तैयारी, इतना ही बन पा रहा है। तो जो अगर 5 आयाम में अगर देखें तो फाइन मोटर स्किल्स में बच्चा सिर्फ कुछ चीजों को अपने हाथ में पकड़ना और उसको फेंकना, आप देखे होंगे बच्चे कोई चीज को फेंक के उसको देखते हैं कि वो गिर के क्या होता है, कैसा टूटता है या उड़ता है ना, या जोर से गिरता है, आवाज करके गिरता है। बच्चा ऐसे परीक्षण करता रहता है वस्तुओं को। हमको लग रहा है बच्चा चीजों को तोड़ रहा है, पर एक्चुअली वो ट्राई कर रहा है हर चीज को ऐसे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका नियम समझ पा रहा है, इसका मतलब इतना ही है कि वो इन चीजों का स्मरण बना रहा है ताकि आगे जाके
जब उसको नियम पढ़ाया जाएगा तो उसको कनेक्ट कर पाए। एक तरीके से उसका पूरा एनर्जी चलने में, अपने शरीर को बैलेंस करने में, सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है, एक पैर के बाद दूसरे पैर रखे, ये उसका ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है पहले 2 साल तक। और भाषा में अगर देखे तो कम से कम 50 शब्द आराम से बोल लेता है बच्चा, इससे ज्यादा भी बोलता है, और चीजों को पहचानने लगता है, उसके लिए नाम भी शायद बोलने लगता है, और अपने आवश्यकताओं को बताना सीखता है ना? नियमों को अभी वो नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसका मस्तिष्क का अभी उस तरीके से विकास नहीं हुआ रहता। तो इतने छोटे बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं? मुख्य रूप से मुझे लगता है उच्चारण पे काम किया जाए, क्योंकि अभी वो समय है जब, ये कल शायद भैया भी इसकी बात बता रहे थे, भाषा का खूब बढ़िया ढंग से विकास होता है, और अब जो इस समय में जो भाषा बच्चा पकड़ लेता है, जो उच्चारण पकड़ लेता है, वो पूरी जिंदगी के लिए चलता है, और अगर अभी गलत पकड़ लेता है तो बाद में उसको ठीक करना काफी मुश्किल होता है। तो हेलो, आवाज आ रही? हाँ दीदी, बहुत ठीक अच्छी है, आवाज आ रही, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। और इतने छोटे बच्चों को हम बस सिर्फ सुरक्षा दे पाते हैं कि गर्म चीजों को नहीं छूना, ठंडा है ना, कोई चीज बहुत सॉफ्ट है, फिर कठोर है, छूने से चीजों को वो समझ पाता है, तो उसको सुरक्षित रूप से वो अपना घूमते रहे घर में। और पढ़ना, ये वाली चीज जो गतिविधियां है बच्चों के साथ जो हम कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को कोई चीज पढ़ के सुनाना, ये हर एज में इसका उपयुक्तता है। तो इसको 1 साल से लेकर मुझे लगता है 15 साल तक पढ़ के सुनाना, और जब वो खुद पढ़ने लगते हैं उनको कोई चीज को पढ़ना, दोहराना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतने छोटे बच्चे को हर घर में या बाहर जितने भी एरिया तक वो घूमता है, हर चीज को दिखा के पूछना कि बताओ इसका नाम क्या है, तो उसका शब्दावली बढ़ने की चांसेस है। 2 से 3 साल के बच्चे में अगर देखें ब्रेन में, तो एक तरीके से शब्दावली में विस्फोट होता है, बहुत सारे शब्दों को 3 साल तक के अंतर्गत वो सीख लेता है ना। और इसके क्या बोलते हैं, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है, उसके ऊपर एक कवच रहता है, वसा कवच। ये वसा कवच इस आयु में बहुत अच्छे से इसमें डेवलपमेंट होता है ना। इसके वजह से बच्चा कॉम्प्लेक्स चीजों को कर पाता है, और इस आयु में वो खुद को पहचान सकता है। मैं हूँ, ये वाली चीज उसमें आ जाता है। इससे पहले आप नोटिस किए होंगे बच्चों में, कुछ बच्चे खुद को अपने नाम लेकर पहचानते हैं, है ना, वो मैं वाला शब्द यूज नहीं करते, पर 2 साल के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, ऐसे बोलने लगता है, क्योंकि खुद का अस्तित्व को पहचानने लगता है। ये वाली क्षमता भी मस्तिष्क के साथ ही जुड़ी हुई है, और चीजों के बीच का संबंध भी वो इस आयु से पहचानने लगता है। अभी इस आयु में बच्चा कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता, पर सिर्फ शरीर के साथ अभ्यास ही चलता रहता है ना। इस स्टेज में वो अपनी शरीर पे लगभग पूरा नियंत्रण पा लेता है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन को अगर देखे तो, और थोड़ा अच्छा उंगलियों का भी कोऑर्डिनेशन होने के कारण वो कैंची का उपयोग कर पाता है। इससे पहले बच्चा कैंची को पकड़ के उस तरीके से चीजों को काट नहीं पाता, पर 2 से 3 साल या 3 साल होते तक तो वो कैंची का यूज कर पाता है। और एक बड़ा सा मणि में अगर छेद है तो धागा उसके अंदर घुसा पाता है। ये एक तरीके का टेस्ट है कि उसका मोटर स्किल डेवलपमेंट कैसा है। और कुछ बच्चों का आगे पीछे हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सबका एकदम उसी महीने में, उसी साल में ऐसा ही हो, पर लगभग ऐसा होता है। और समय कोई चीज है, इसको वो धीरे धीरे से अ, उसका समझ बनना शुरू होता है। इससे पहले उसको समय का कोई भी समझ नहीं रहता, और गिनती को पकड़ पाता है, वस्तुओं के साथ कुछ गिनती को पकड़ पाता है, और दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू होता है, मतलब मेरे अलावा दूसरा है, इस पर ध्यान जाता है।
और क्योंकि समय का थोड़ा-सा उसमें ध्यान गया, मतलब समय का अंदाजा होने लगा है, तो इसका दिनचर्या का अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं इतने छोटे बच्चों के साथ। इससे पहले दिनचर्या का हम अभ्यास तो कर ही सकते हैं, पर वो अपना वो नहीं बना पाते। और इस छोटे बच्चे के साथ गतिविधियों को अगर देखें तो फिर से उच्चारण के लिए कुछ खेल, कविता, गीत, दोहराना दोहराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों के साथ अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे कहानियाँ और एक्शन सॉन्ग। और मुझे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि वे वो बहुत सारे लोगों से मिले, है ना? अलग-अलग लोगों से मिले, लोगों का उच्चारण सुने, लोगों का गतिविधियों को देखे, ये वाला एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोगों के साथ बातचीत भी करने का एक चीज़ इसी से बनता है ना? और अलग प्रकार से मूवमेंट्स भी उनको कराए, ताकि शरीर का जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाए। जैसे आप अ, नीचे ग्राउंड पे एक लाइन खींचे और बोले लाइन पे ही आप चलो या सभी सर्कल पे चलो, इससे उनका बैलेंस इम्प्रूव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 से 5 साल की अ, बच्चे में मस्तिष्क का विकास। अब ये बच्चा शायद विद्यालय भी, आजकल तो बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है 3 साढ़े 3 साल के बाद। तो इस बच्चे में मस्तिष्क का जो सामने वाला भाग है, उसका ऊपरी सतह जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें बहुत घनत्व बढ़ता है। और ये वो जगह है जहाँ से निर्णय लेना, तर्क विकसित होना, कारण और परिणाम कोई चीज है, ये समझ पाना, और काफी उच्चतर स्तर का क्रियाएं होती है। और क्योंकि शरीर संतुलन, समन्वय इस पे अच्छा सा कंट्रोल हो चुका रहता है, अब वो और उच्चतर क्रियाओं पर काम कर सकता है। मोटर स्किल्स में भी अभी भी सूक्ष्म तरीके से विकास होती रहती है, इस पे भी ध्यान देना आवश्यक ही है। तो अब वो बच्चा ठीक से पेंसिल या क्रेयॉन पकड़ पाता है, पर कुछ मतलब रेखा खींच सकता है, ट्रेसिंग कर सकता है ना? आकार का ट्रेसिंग कर सकता है, पर अभी फिर भी वो समय नहीं है जो वो मतलब अच्छा सुंदर अक्षर बना पाए। तो बिल्कुल ही प्रेशराइज़ नहीं करना है बच्चे को। और आकार को अच्छे से पहचान पाता है, उसको आकार को पहचानने का क्षमता बढ़ती है, तो उसको 3 डायमेंशनल आकार भी वो पहचान पाता है। और क्योंकि समय का ज्ञान अब रहता है और कारण और परिणाम को पकड़ पाता है, थोड़ी बड़ी कहानियाँ उसको सुना सकते हैं, ये सुन भी पाता है, उतना अटेंशन भी दे पाता है। और कहानी का एक जैसे शुरुआत है ना? कहानी का बीच का कोई सिचुएशन है, फिर उसका कुछ एंडिंग है, इतना भी वो पूरा पकड़ पाता है। और कहानी को याद रख के वो वापस भी सुना पाता है ना, 5 साल के आयु तक। और हर चीज अपने को केंद्र में रख कर ही वो दिख पाता है ना। दूसरा बच्चा है, उसके साथ खेलता भी है, पर अभी वो खिलौने को शेयर नहीं कर सकता। बोलने से शेयर मतलब उसके साथ मिलजुल कर खेलेगा बोलने से, पर वो अनुकरण से करेगा। ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट को वो पकड़ पा रहा है, और कुछ सिंपल नियमों का भी पालन कर पाता है। तो गतिविधियों को अगर देखें तो बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्री प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर वो खुद से खेले, उसको अगर शेप्स सिखा रहे तो 3 डायमेंशनल मॉडल्स दिखाए, ये बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ पेपर पे गोला या ट्रायंगल बना के दिखाते हैं, इसके बजाय उसको अगर बॉल को दिखा के, है ना, हर जगह से वो स्फीयर है, पिरामिड है, इसको दिखाना इम्पोर्टेंट है। इस समय में डांस और म्यूजिक को शुरू करना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि कल भी भैया बता रहे थे लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है, हमारा ब्रेन का लेफ्ट वाला भाग बॉडी का राइट साइड को कंट्रोल करता है, और राइट वाला भाग बॉडी का लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो हम अगर एक साथ अपने दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में हिलाना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है, पर छोटे बच्चे शायद इसको कर पाते हैं। और अगर हमारे ट्रेडिशनल डांस को अगर देखें तो इन्हीं चीजों का अभ्यास है ना? पैर एक तरीके से मूवमेंट करेगा, उसी समय हाथ एक तरीके से मूवमेंट करेगा। तो ये मस्तिष्क विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज है,
मेजरमेंट सिखाना बच्चे को, ये बहुत छोटी चीज लगता है, बट जैसे उन्हीं के आई थिंक कुछ आजकल के टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइजेस मैंने देखा है, क्लास 1 में शायद बच्चा खुद अपने हाथ से छोटी छोटी चीजों को नापता है, तो ये भी अच्छा एक्सरसाइज है। और भी चीजें हैं पर मैं शायद अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगी टाइम को देखते हुए। दीदी आप टाइम की हाँ। चिंता मत करिए, आराम से वो करिए, बस आवाज को ठीक। थोड़ा सा लाउड रखिए बस, बाकी बहुत अच्छा, बढ़िया। ठीक है। टाइम का आप तो चिंता मत करिए, बाकी चीज हम अच्छा, मैनेज कर लेंगे। ठीक है दीदी, ओके। तो 5 से 7 साल का बच्चा अगर देखे तो अब तक तो काफी कनेक्ट जो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस की बात कर रहे थे, काफी कनेक्शन सेट हो चुका रहता है उसके मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए, उसका पूरा शरीर के साथ जो खेलना कूदना जंप करना मूवमेंट्स, ये सारी चीजों के लिए। भाषा का भी मुझे लगता है कुछ हद तक सेट हो चुका रहता है, पर इसमें परिवर्तन के लिए भी गुंजाइश रहती है। पर इस इन इन बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है, ये अभी होता रहता है। तो एक तरीके से सारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो हम फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल की बात करते हैं, ये अब बहुत स्मूथ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे में कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं रहता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कोई ड्राइंग देते हैं, वो ड्रॉ करके उसमें रंग भर पाता है और रंग बाहर ना जाए, ये वो बच्चा कर पाता है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन अब स्मूथ हो गया। इससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बच्चा रंग भरे और बिल्कुल बाहर ना जाए, वो बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए, क्योंकि उसका मूवमेंट अभी उस तरीके से सदा हुआ नहीं है। तो इसलिए आयु के अनुसार उनको उस तरीके का एक्टिविटीज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चा यहाँ 5 साल के आयु से स्विमिंग, स्किपिंग, रोप जंपिंग ये सब कर सकता है, क्योंकि इसमें एक अलग प्रकार का कोऑर्डिनेशन चाहिए जो मस्तिष्क की थोड़ी ज्यादा विकास या उसमें कनेक्शंस होने के बाद ही हो पाता है। और भाषा में अगर देखें तो वो अब कॉन्वर्सेशन कर पाता है ठीक तरीके से बड़ों के साथ, क्योंकि अब वो कॉन्वर्सेशन का नियम भी समझ पाता है कि अगर आप बोलेंगे बड़े बड़े जब बात कर रहे तो बीच में मत बोलना, है ना, धीरे से बोलना, जोर से नहीं बोलना, ये सब अभी बच्चा पकड़ पाता है। इससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा बीच में ना बोले जब बड़े बात कर रहे, तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता से बाहर है ना। और हाँ, एक और चीज, एक कोई वस्तु दूसरे वस्तु से बिल्कुल ही विपरीत है, जो ऑपोजिट्स हम बोलते हैं, इसको बच्चा इस आयु में अच्छे से पकड़ पाता है। इससे पहले वो दोहरा लेता है अगर हम उसको सिखाते हैं, पर ऑपोजिट्स को इस समय से वो समझ पाता है। तो संज्ञानात्मक विकास में अगर देखें तो इस आयु में सही के तुलना में अपने आप को मेजर कर पाता है ना। तो इसका मतलब है कि तुमने जैसे फॉर एग्जांपल खाना बिना गिराए खा पाए, जैसे बड़ों के देख के या दूसरे बच्चों को देख के, वो अभी वो मैच कर पाता है कि अच्छा ये बच्चा इतना ठीक से खा पा रहा है, नीचे नहीं गिरा पा रहा, तो मैं भी ऐसे करूं। तो इस वाले जो सही एक्शंस है या सही काम है या सही सोच है, उसको अपने आप को कंपेयर करके मैच कर पाता है ना। और इसका आंकलन भी कर पाता है कितना सही हुआ नहीं हुआ। तो ये एक चीज है। फिर कोई भी परिस्थिति को उसका एक भाग ही वो समझ पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर दो बॉटल है, एक लंबा पतला सा बॉटल और एक छोटा पर मोटा सा, और इन दोनों में अगर हम जूस भरे हैं और अंत में मान लीजिए जूस का अमाउंट समान ही है दोनों बॉटल में, पर बच्चा को अभी भी लगता है कि जो लंबा वाला बॉटल है उसमें ज्यादा है। तो इसीलिए बच्चों में है ना झगड़ा हो सकता है कि अगर एक बच्चा को आप लंबा वाला बॉटल पकड़ा दिया और दूसरा का मोटा वाला और बोले कि देखो दोनों समान है आप मत झगड़ो, तो उनको नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि किसी को आपने ज्यादा दे दिया और किसी को कम, क्योंकि अभी वो अपने मस्तिष्क का जो विकास है उसमें जिस स्तर में है उसमें वो आंकलन नहीं कर पाते है ना। तो अभी भी उस तरीके का कनेक्शंस होना बाकी है। और अपने मतलब खुद के अस्तित्व को तो अच्छे से अभी पहचानता है, पर दूसरा भी है और दूसरे का भी कुछ सोच विचार है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट वो अभी
पकड़ पाता है ना। और ये भी क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं हूँ, दूसरा है, दूसरा का भी कुछ सोच विचार है, दूसरा भी मुझे एक तरीके से दिखता है, पहचानता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मस्तिष्क विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं जब सिर्फ मस्तिष्क के विकास की बात कर रही हूँ, एक तो जीवन तो है ही, हम लोगों की ये स्वीकृति तो है ही, और जीवन है, और जीवन की स्वीकृति के साथ ही ये सब हो रहा है। पर क्योंकि मैं मस्तिष्क विकास पे ज्यादा मतलब फोकस कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी जीवन की बात नहीं कर रही हूँ, बट जीवन का रोल तो है ही। और एक तरीके से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 3-4 साल तक भी ज्यादातर शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार ही बच्चा खुश मतलब सुखी या दुखी रहता है। उसके बाद ही जीवन का थोड़ा सा ज्यादा उसमें रोल रहता है कि जीवन के अनुसार भी कुछ चीजें हो, और होने से सुखी दुखी होना। ये थोड़ा और दूसरा टॉपिक हो गया। ठीक है, ये जो 5 से 7 साल के बच्चे के साथ जो अगर गतिविधियों को देखें, एक्टिविटी देखें, तो एक तो नंबर्स, गिनती, इसको बार बार दोहराना, नंबर्स रेसिटेशन, और उनको अलग अलग कहानियां, अलग अलग फ्रेजेस से उनको पढ़ना, सुनाना, है ना, पढ़ के सुनाना। और एक चीज कर सकते हैं, उनको लंबे वॉक्स पे ले जाना, और जो भी नेचर में वो देखते हैं उसको कलेक्ट करना, उसका उपयोगिता बताना, है ना, उसको वापस घर ले आना, उसको पेंट करना, उससे कुछ वस्तु बनाना। ये खुद खुद के हाथों से ये चीजें जब करते हैं, और उनके बारे में भी उनका क्यूरियोसिटी बढ़ने के लिए एक जगह बनती है ना। डांस और म्यूजिक वाला है ही। और एक एक्टिविटी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस आयु में जो करा सकते हैं, कि घर का नक्शा बनाना, है ना। अब उनमें वो स्पेशल ओरिएंटेशन वाला बात आ गया है। वो इन चीजों को नाप के वो सोच भी सकते हैं कि कितने दायरे में कोई चीज फैला हुआ है। तो शायद ये एक अच्छा एक्टिविटी उनके साथ हो सकता है। और एक और चीज है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बच्चा अगर स्मार्ट है तो खूब सारी चीज बता दे उनको, बट इससे भी बहुत लाभ नहीं होता, क्योंकि उनकी क्षमता के अनुसार ही वो पकड़ पाता है, और जीवन में जो जिज्ञासा के अनुसार ही पकड़ पाता है। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बट ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका जो वीक एरियाज है, मतलब एक बच्चे में जो वीक एरिया है उसको पहचानना, और उसके लिए प्रोत्साहन देना, और काम करना या अभ्यास कराना। 8 से 10 साल के बच्चे में काफी अभी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट खूब तेजी से बढ़ता है, क्योंकि अब वो सोचने लगते हैं, है ना। लॉजिकल और रीजनिंग इनका बढ़ जाता है। इसीलिए शायद उनके जो पाठ्यक्रम है उसमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी वो पकड़ पाते हैं। सेट वाला कॉन्सेप्ट पकड़ पाते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है ना, स्पेसिफिक सेट है, और कौन से ग्रुप में कौन से लोग बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिए गए है कि कोई एक सेट में ज्यादा कुत्ते हैं कि काले कुत्ते हैं ना, प्रकारों को वो सूचना को ऑर्गेनाइज कर पाता है। तो काफी तेजी से अब इस चीज का विकास होता है, उनका चित्रण फैलता है ना, और चीजों पे अधिक ध्यान भी देते हैं। उनका ध्यान देने का समय भी बढ़ जाता है। तो ये आयु है जहाँ उनको कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू कर सकते हैं। और सामाजिक अगर डेवलपमेंट देखे तो दूसरा भी मुझे स्वीकार है वाला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। दूसरे लोग कैसे जीते हैं, है ना, वो कैसे नियम पालन करते हैं, दूसरों के घर में बच्चों को कैसे डांटते हैं, किन चीजों के लिए डांटते हैं, ऐसी चीजें बच्चा में डेवलप होना शुरू होता है। क्योंकि अब ये वाली चीज आगे जाके नियमों से जुड़ता है, तो सही और गलत इसको पहचानने के लिए आगे जाके ये वाला चीज जुड़ता है ना। तो आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैलेंस, कि जैसे शरीर साधने में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, शरीर की प्रमुख क्रियाएं सदने लगते हैं, तो जीवन की मतलब की क्रियाएं बढ़ जाती है। मतलब नियमों को पहचानना, सही गलत को पहचानना, है ना, ये सारी चीजें बढ़ने लगती है। तो इन बच्चों के साथ जो गतिविधि हम कर सकते हैं वो है पजल्स।
इनको इस समय अलग-अलग प्रकार का पजल्स, ताकि वो जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई चीज दे और खुद से उसका सोचे और उसका सॉल्यूशन निकाले, इसमें उनको मजा भी आता है। खुद के हाथ से उनको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो उन खुद के हाथ से कोई मॉडल बनाए, ताकि वो उसका 3 डायमेंशनल भी कल्पना को वो उतार पाए और हाथों से कोई चीज कर पाए। और एक एग्जाम्पल था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फैमिली ट्री बनाना, क्योंकि घर के लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक अच्छा एक्टिविटी है, घर के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर घर में इस आयु से अभी घर में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उनको बोल सकते हैं, ताकि उनका जिम्मेदारी भी बढ़े और एक तरीके से जिम्मेदारी दे भी सकते हैं। इस आयु से पहले आप बच्चों को जिम्मेदारी नहीं दे सकते, साथ में कुछ चीजें उनका जब मन है तो कर लेते हैं, पर 8 साल के आयु से तो जिम्मेदारी दे भी सकते हैं। और स्कूल में एक तरीके से उनको ये लीडरशिप वाला क्वालिटी इस आयु से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज को समझ भी पाते हैं और शायद करना भी चाहते हैं। तो जैसे हर ग्रुप में या कोई क्लास में, गेम्स में, रीडिंग टाइम में रोटेशन बेसिस पे उनको जिम्मेदारी देना, वो खुद नियमों को तय करना, नियम का पालन करना, ऐसी चीजों को उनके साथ कर सकते हैं, है ना। इतने तक मैंने ऐसा तय किया कि 10 साल के आयु तक रखेंगे आज बात। इस प्रेजेंटेशन में अगर देखेंगे तो काफी स्लाइड्स है। 18 साल के आयु तक भी कुछ कुछ उसमें एक्टिविटीज दिया गया है। और मैंने 1 साल के जो बच्चा है उसमें 6 हफ्ते, 3 महीने, 9 महीने, इस अंतराल में भी जो मस्तिष्क विकास में जो होता है उसको भी नोट्स दिया हुआ है। तो आप लोग उसको देखकर नोट्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अभी अगर कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं ले सकती हूँ। आज के दिन तो इतना मुझे शेयर करना था आपके साथ। होपफुली आपके लिए यूजफुल रहा। जी धन्यवाद। दीदी जी, जी दीदी जी, बहुत ही जबरदस्त। और आपकी एक एक शब्द, एक वाक्य, हर बात बहुत ही ज्यादा उपयोगी रही हम सबके लिए और बहुत ही बढ़िया रहा। और हम चाहेंगे एक बार फिर आगे पुनः अपन करवाएंगे तो आगे की और बारीकियों को भी समझ पाएंगे। तो बहुत जी ही दीदी। जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी थोड़ा दीदी। अपना जो सेशन है उस अनुरूप अनुरूप थोड़ा सा 15 हाँ। मिनट 20 मिनट थोड़ा मैथ्स की बात होनी है, उसके बाद फिर जी 3 दीदी। से 3:15 में अपना फीडबैक होना है। तो हाँ परमिशन है आपकी, करें ना सर? जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, खूब अच्छी, है ना। और जी अब अगले 15 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि अ, गौरी जी गणित के बारे में कुछ बताएं, तो थोड़ा सा परिचय श्रीमती जी का मैं दे दूं। आप एमएससी मैथ्स में हैं, बीएड हैं, और पिछले 25 साल से परंपरा में लेक्चरर हैं, मैथ्स के, गणित के लेक्चरर हैं, और साथ ही साथ 5 साल आपको अभिभावक विद्यालय रायपुर में भी मैथ्स पढ़ाने का आपको मौका मिला। और इस तरह से आप देखें तो परंपरागत शिक्षा और चेतना विकास की शिक्षा, ये दोनों से आप रूबरू हुए हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि आप एक तरह से चेतना विकास के बारे में, ऐसा है ना, तुलनात्मक करते हुए, और एक गणित की संक्रियाओं के बारे में कुछ आप बताएं श्रीमती जी, है ना। जी। चलो। धन्यवाद श्रीमान जी। तो सभी को नमस्कार। और सत्यापन के क्रम में तो ये है, जो कि पहले भी मैं सब रख ही चुकी हूँ, तो मैं समझने के क्रम में हूँ और जितना जितना ध्यान जा पाया है उतना उतना जीने की कोशिश में हूँ। और लक्ष्य स्थिर हो गया है कि उत्सव पारा साकरी में 5वें आयाम में भागीदारी करनी है और तन मन धन का वही नियोजन करना है। उसी से ही प्रवृत्तियां परिमार्जन भी होगी। और जो लक्ष्य है हमारा पूरे उत्सव पारा भाई बहनों के साथ सब एक एक लक्ष्य और एक लक्ष्य साम्यता, कारण साम्यता, कार्यक्रम साम्यता के साथ-साथ चल ही रहे हैं। तो अभी तक जितना हो पाया है पिछले 1 साल में, तो जितना भी थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाए हैं, एक उत्सव का अंदर फ़ील करते ही है, तो और आगे के लिए उत्साह बना हुआ है और लक्ष्य स्थिर हो गया है, जीने का डिज़ाइन मिल गया है। तो ये विश्वास बन गया है कि निश्चित ही हम सब साथ-साथ, आप सारे भाई-बहन जिन्होंने जीवन विद्या, मतलब जिनके कारण हमारे वस्तु में स्पष्टता आई, सारे प्रबोधक बाबा जी के प्रति तो कृतज्ञता है ही, सारे पूरे देश भर के सब भाई जी बहन जियों के प्रति, पूरे परिवार के प्रति और उत्सव पारा परिवार के और शिक्षक बंधु सब के प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञता।
तो ये विश्वास बन गया है कि निश्चित ही लक्ष्य स्थिर हो गया है, एक जीने का मॉडल मिल गया है, तो निश्चित ही हम सब साथ-साथ अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएँगे। तो चूँकि पहले की क्लास में मेरी बात हुई थी कि गणित की अवधारणा को लेकर, तो इसमें हमने पिछली क्लास में देखा ही था कि गणित क्या है? तो गणित का अर्थ जो है गणना करना या गिनना, और गणित को जब हम समझने जाते हैं, तो व्यवस्था को समझने और व्यवस्था के क्रम में रूप, गुण, स्वभाव को समझने वाले भाग में गणित की आवश्यकता होती है। वह अपनी ज़रूरत को पहचान कर, गिन कर, उसे निश्चित कर सके और श्रमपूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर परिवार व समाज में समृद्धि का भाव ला सके, इसलिए गणित की आवश्यकता महसूस हुई। तो गणित भी एक भाषा ही है, तो इसमें बाकी बहुत सारी बातें हो ही गई थी कि मानव की कुछ यही आवश्यकताएँ हैं, आहार, आवास, अलंकार, जो सामान्य आकांक्षा है, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन जो महत्वाकांक्षाएँ हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की मानसिकता में आहार व आवास और अलंकार से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के माध्यम से गणित की संक्रियाओं को समझाया व सिखाया जा सकता है, और इसी के लिए हम गणना करते हैं। तो इसमें ये भी बात स्पष्ट हो गई थी कि गणना हमको किनकी करनी है, वास्तविकताओं की करनी है। वास्तविकताएँ 2 ही प्रकार की है, इकाई और व्यापक। इसके ऊपर हमारी चर्चा हो ही चुकी थी कि इकाइयों की सीमा होती है और इनको गिना जा सकता है, और इनमें आकार और भार होता है, तो नापतोल भी हो सकता है। और व्यापक असीमित है, इसकी सीमा नहीं है, इसको गिना भी नहीं जा सकता और इसकी नापतोल भी नहीं की जा सकती है। तो इसी क्रम में हमने ये भी देखा था कि जो व्यापक वस्तु में एक-एक इकाई के आसपास चारों ओर से व्यापक से घिरी है इकाइयाँ, इसलिए हम एक-एक के रूप में अलग-अलग आकार, आयतन और घन के रूप में हम देख पाते हैं। और इकाई और व्यापक के सह-अस्तित्व में ही संपूर्ण प्रकृति है, ये हम सभी को सूचना है ही। तो 2 इकाइयों के बीच की दूरी को भी जब हम नापते हैं, तो वास्तव में हम व्यापक को ही नाप रहे होते हैं। तो इसी क्रम में फिर हमने देखा था कि वास्तविकताएँ जो है इकाइयाँ 4 तरह की है, ये सारी बातें हुई ही थी। तो इसमें बस एक बात ये महत्वपूर्ण लगी कि मानव श्रम पूर्वक जो प्रकृति के साथ उत्पादन करके परिवार में समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, और समृद्धि का अर्थ ही है सम के अर्थ में वृद्धि, जो कि प्राणावस्था का धर्म है। तो प्रकृति में समृद्धि है ही, एक बीज डालने पर धरती में हमको अनेक बीज प्राप्त होते ही है, और पुनः आवर्तनशील विधि से अनेक फल और फूल, पौधे और फल हमको मिलते हैं। तो जब हम श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, तो श्रम का सम्मान कर पाते हैं और हमारी मानसिकता में वस्तुओं के सदुपयोग, सुरक्षा, संवर्धन पर भी ध्यान जाता है। तो इसमें फिर यही समझ में आया कि हम 2 ही तरह से गणना करते हैं। जैसे हम देखें कि हमारी आवश्यकता में जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन हम करते हैं, तो क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है? इस क्रम में कितना को समझने के लिए हम गणित को समझते हैं, और इसमें 2 तरह का है, एक तो मात्रात्मक है जिसको हम संख्यात्मक गिनकर वो करते हैं, दूसरी मात्रात्मक है। तो इसमें फिर हमने देखा था कि ये जो भी है मात्रात्मक और मापात्मक, तो इसमें हमने देखा था कि जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो व्यवस्थित करने के लिए अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए भाषा के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जिसमें 1 से लेके 9 तक के अंक जो प्रतीक है और 0, इन प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं के आधार पर कुल 4 संक्रियाएँ हैं, मुख्यतः मिलन अर्थात एडिशन, जिसके ऊपर अपन ने काफ़ी गहराई से पिछली क्लास में बात की थी। कि व्यवस्था के अर्थ में ही जब हम मिलते हैं, तो वही मिलन हुआ, और जो घटाना वाली बात है, मिलन भी व्यवस्था के अर्थ में है और घटाना भी व्यवस्था के अर्थ में, माने हर संक्रियाएँ व्यवस्था के अर्थ में ही हैं। तो घटाने को भी हमने देखा था कि या तो स्थान परिवर्तन हो रहा है या रूप परिवर्तन हो रहा है। यदि परिवार में 10 सदस्य है, 4 यदि खेत चले गए, 2 विद्यालय चले गए और 4 घर में है, तो ये जो कहीं गए भी हैं तो गायब नहीं हुए हैं, वो अस्तित्व में है ही, केवल उनके स्थान परिवर्तन हुए हैं। और यदि हम जो भौतिक रासायनिक चीज़ों को देखें कि सब्जी है या दाल-चावल है और ये जो चीज़ें, या नींबू ही है, तो भई हमने कुछ नींबू का शरबत बना लिया, तो किसी का अचार बना लिया, तो वहाँ पे वो स्थान, वो रूप परिवर्तन के रूप में। तो घटाने को भी पिछली कक्षा में हमने स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन के रूप में देखा था। अब इसी के आगे आज जो अपना है कि गुना और भाग को हम कैसे देखते हैं। तो इसमें एक बात और हुई थी जो पिछली बार, ये जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है कि जब हम समझने जाते हैं, तो समझते समय वस्तु ही समक्ष होती है और वस्तु के साथ आसानी से समझा जाता है,
और प्रतीकों के साथ आसानी से लिखा जा सकता है और ये व्यवस्था के लिए है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जब भी जो प्राइमरी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, तो समझाते समय हमारे वस्तु ही प्रत्यक्ष हो, बच्चों को हम प्रकृति की जो वस्तुएं हमारे आसपास है उसी से समझाएं और लिखने के रूप में फिर इन संकेतों का उपयोग करके, इन चिन्हों का उपयोग करके फिर हम व्यवस्थित करते हैं। फिर एक बात इसमें आई थी कि गणित से होगा क्या? तो किस चीज के लिए है? तो कितना को समझने के लिए गणित है, व्यवस्था को समझने के लिए गणित है, व्यवस्था में जीने के लिए गणित है, संबंधों में निर्वाह करने के लिए गणित है, तर्क एवं अनुमान क्षमता बढ़ाने के लिए गणित है। और इससे होगा क्या? तो चूंकि अपने को पता ही है कि बच्चा जो है जिज्ञासु होता है और वो हर चीज को जानना ही चाहता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है। बहुत जैसे आपने कहा है कि वो निरीक्षण करता है फेंक फेंक के, पटक के, इन सब चीजों से। तो इसमें समझ में आया कि जब वो इन चीजों को जानता है, तृप्त होता है, संबंधों में निर्वाह करता है, तो उसका न्याय घटित होता है। परस्परता में पूरकता निभाकर वो उपकार दृष्टि उसकी विकसित होती है, जिसको हम व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, धर्म दृष्टि। और ये सब कुछ को जानकर, समझकर सत्यबोध उसको होता है, जो फिर यदि सत्यबोध होगा, यदि जैसे कहा ही गया है कि जो सत्य का बोध करा दे वही अभिभावक और अध्यापक है। तो बच्चे को जो चीज नेचर में जैसी एज इट इज ऐसा हम बता पाते हैं, वो सत्यबोध करा पाते हैं, तो फिर वो सत्यवक्ता होगा, वो सत्य को व्यक्त करना ही चाहेगा। तो यही इसमें ये है। और फिर दूसरी बात ये है कि बच्चा जब इस चीज को देख पाता है, एक तो उसकी न्याय धर्म सत्य दृष्टि विकसित होगी इस क्रम में, जो शिक्षा से अपेक्षा है। दूसरी बात ये देखते हैं कि ये जो है, जब इन बातों को जान पाएगा तो व्यवस्था की ओर गति करेगा। अब ये श्रेष्ठता की विशेषता के बजाय श्रेष्ठता को वरेगा। और यही तो हम चाहते ही है कि बच्चा जो न्याय का याचक से न्याय प्रदायी क्षमता आ जाए, सत्य जो सही कार्य व्यवहार की उसकी इच्छा थी वो सही कार्य व्यवहार की योग्यता संपन्न हो जाए और सत्य का बोध होने से वो सत्य वक्ता हो जाए। तो इतनी बात तो अपनी पूर्व में थी। अब जो अपनी बात आती है गुणे की, तो गुना की अवधारणा जो है हम प्रकृति में देखते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि एक बीज से पौधा और पौधों से कई बीज होते हैं। जैसे एक आम के पौधे से कई आम के पौधे तैयार होते हैं और हर जाति प्रजाति के वृक्ष अपने को दोहराते ही है, इसीलिए तो आवर्तनशीलता बनी हुई है बीज वृक्ष न्याय विधि से। इस तरह प्राणावस्था की प्रत्येक इकाई अपने को दोहराती ही है। अब तो ये जो दोहराना है यही तो गुना है। इस तरह गणित में हम ये देखते हैं कि समान संख्या की वस्तु की गणना करना जो होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बार बार समान संख्याओं को मिलाते हैं। जैसे हमने पहले 2 आम लिए, फिर उसमें 2 आम और ऐड कर दिए तो 4 हो गए, फिर 2 आम मिला दिए तो 6 हो गए। तो इस तरह से क्या किया, 2 आम धन 2 आम धन 2 आम, यदि हमने 4 बार मिलाए तो ये 8 आम हो गए। अब ये तो क्या हुआ, इससे ये समझ में आ रहा बच्चे को कि गुना कोई नई चीज नहीं है, रिपीटेटिव एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन है। तो ये दोहराना ही हो रहा है निश्चित समूह का। और जब हम लिखने जाते हैं तो बच्चों को ये चीज स्पष्ट करते हैं कि बेटा ये काम है जल्दी हो जाए, इसलिए हम गुना कर रहे हैं कि 2 हम यदि 4 बार जोड़े 10 बार जोड़े तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 2 को हम 2 से 4 का गुना यदि कर दे तो आपका कम समय में काम हो जाएगा। तो लिखते टाइम भी ये बात उसको पता हो कि 2 वस्तु को जब हमने 4 बार लिया है तब वो 8 वस्तु हमको प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और फिर बहुत सारे इसके नियम भी है कि भाई यदि मान लो हम 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 7 वस्तुओं को 0 बार लिया, यानी लिया ही नहीं, इसलिए वो 0 आया। यदि हम 4 वस्तुओं को 1 बार ले रहे तो 4 आएगा, 100 बार ले रहे तो 100 आएगा, यानी 4 गुणित 1 करेंगे तो 4 आएगा, 100 गुणित 1 करेंगे तो 100 आएगा। तो इस तरह से हम कोई वस्तु यदि 4 वस्तुओं को हम 3 बार ले रहे हैं तो वो 12 होगा। तो इस तरह से बच्चों को ये बता सकते हैं कि कितनी वस्तु को हमने कितनी बार लिया है। तो इस तरह से ये इसकी बात होती है। अब इसमें अगला ये देखें कि इसके पीछे नियम क्या है। तो एक वस्तु की जब हमको जानकारी होती है, तो एक वस्तु की जानकारी होने पर अनेक वस्तु की हम प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। एक का पता होने पर अनेक का पता हमको चल जाता है। कैसे? तो उदाहरण में जैसे क्लासरूम में मैं बताती थी, भाई कमरे में यदि मान लीजिए जो 6 टाइल्स एक पंक्ति में है और ऐसी 8 पंक्तियां है, तो कितनी होगी, 6 टाइल्स आप गिनोगे तो कितनी 48 होगी। तो इसको लिखने के समय हम क्या करेंगे कि 8 पंक्ति गुणित 6 टाइल्स बराबर इसे 48 टाइल्स। तो किसी वस्तु के निश्चित समूह का
व्यवस्था के अर्थ में बार बार मिलन ही योग, इसी को हमने गुना कहा। अर्थात इस तरह यदि कहे कि व्यवस्था के अर्थ में जब हम वस्तु के निश्चित समूह को बार बार दोहराते हैं तो इसी को हम मिलन के अर्थ में गुना कहते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरणों से बच्चों को बता सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण यदि अपन दे कि भैया यदि मान लो एक परिवार में 1 महीने में 8 किलो खांड या गुड़ की जरूरत है, तो 12 महीने में कितने की जरूरत होगी? ऐसे बहुत सारे हम फिर प्रश्नों के माध्यम से, जैसे गौशाला में एक गाय को बांधने के लिए 2 मीटर रस्सी चाहिए, तो 63 गायों को बांधने के लिए कितने मीटर रस्सी लगेगी? इस तरह के बहुत सारे छोटे-छोटे से उदाहरण। तो मैं तो इसमें ऐसा करती थी कि मैं 1 उदाहरण 2 उदाहरण बताती थी और बच्चों को बोलती थी कि बेटा जी अब आप खुद प्रश्न बनाइए। तो बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बना के लाते थे। तो एक बात तो दूसरी बात, अब हम देखते हैं डिवीजन को। तो भाग की अवधारणा क्या है? हम प्रकृति में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। हर वस्तु उदारता पूर्वक वितरित है ही, उपलब्ध है ही, चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि है। जैसे पानी का स्रोत, खनिज, फल, फूल और ऐसी बहुत सभी वस्तुएं समान रूप से सबको उपलब्ध है। मानव ने संपूर्ण प्रकृति को समझने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया, जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। तो इस तरह के विभाजन से हम व्यवस्था को और अधिक सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। अतः हम डिवीजन या भाग को भी व्यवस्था को समझकर व्यवस्थित कार्य करने के लिए ही करते हैं। जैसे जब हम अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं तो हमको जब आवास निर्माण करना होता है, जैसे अभी हम उत्सव पारा में विद्यालय बना रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमको कितने रूम चाहिए, रसोई घर कितना बड़ा चाहिए, कितने भाग में बैठक होगा, कितने वहाँ लेट बाथ होंगे, कितने शयन कक्ष होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ भी तो भाग ही कर रहे हैं। इसी तरह जब हम वहाँ खेती करने जाएंगे तो ये देखेंगे कि 30 परिवारों की जो आवश्यकता है, तो धान कितने एरिया में हमको लगाना है, दलहन कितने भाग में लगाना है, तिलहन कितने भाग में लगाना है, फल सब्जी आदि कितने भाग में उगाना है। तो यहाँ पर भी हम भाग ही करेंगे। कुछ भाग ऐसे भी जिसमें हमको बराबर भागों में बांटना होता है। जैसे मान लो हमको टेबल बनाना है, तो हमको उसके जब 4 पैर लगाने होंगे तो हमको समान भागों में लकड़ी को काटना होगा। कुर्सी बनाना है, मेज बनाना है, खाट बनाना है, तो जो भी पाए हैं इनको बराबर नाप कर ही हमको लकड़ी को उतने भागों में बांटना होगा। तो कभी हमें एक जैसे सामान की जो समूह बनाकर हम व्यवस्थित कार्य करना होता है, तब भी हम भाग का ही उपयोग करते हैं। अब हम यदि इसको गणितीय रूप में देखें, तो एक तो प्रकृति में समझ में आया कि ये भी व्यवस्था के लिए कि हम कुछ-कुछ पार्टीशन कर रहे हैं कि इतने भाग में अपना ये होगा, इतने भाग में रसोई घर होगा, ये सारी चीजें है ही। अब हमको यदि बच्चों को क्लास में समझाना है, तो जैसे उदाहरण के लिए मान लो उत्सव पारा में धनेश चाचा जी ने 24 केले लेके आए पेड़ से तोड़कर, और 8 बच्चे हैं उनके पास। तो अब इन 8 बच्चों को 24 केले बांटना है, और कम ज्यादा दो तो फिर होगा ही कि उनको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। तो फिर कैसे बांटेंगे बेटा जी? तो आप बताइए। तो जिस तरह से बांटेंगे तो पता चलेगा कि प्रत्येक बेटा जी को 3-3 केले मिले हुए हैं। इसी तरह से मान लो किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी है और 5-5 के समूह बनाने हैं अलग अलग जिम्मेदारी देने के लिए, तो फिर उसमें ये होगा कि भाई एक समूह में कितने होंगे। तो इस तरह से हम भाग को बच्चों को समझा सकते हैं। बहुत सारे इसको उदाहरण के माध्यम से भी बता सकते हैं। और यदि प्रश्नों के माध्यम से देखें तो ये भी हो सकता है कि बेटा जी जैसे लोकेश चाचा जी ने नर्सरी से मान लो 55 आम के पेड़ लाए, और हमको 11 पेड़ एक रो में लगाना है, तो कितनी रो बनेगी बेटा जी? आप सोच के बताइए। और इसी तरह से देख सकते हैं कि मान लो गीतेश्वरी अध्यापिका जी है, अब वो 12 किलो तिल्ली के लड्डू बनाई, और एक पैकेट में उनको 2 किलो लड्डू रखने हैं, तो उनको कितने पैकेट लगेंगे? तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं से जोड़कर बच्चों को गुना भी बता सकते हैं कि प्रकृति में तो ये हो ही रहा है, और भाग भी बता सकते हैं। और अब आती है बात भिन्न की, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रकृति में जो है प्रत्येक इकाई संपूर्ण है, और संपूर्ण होने के कारण स्वयं में व्यवस्था में होते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर ही रही है। इसको उदाहरण के रूप में देखें
तो प्रकृति में आप देखिए कोई भी इकाई, कोई आधी हो या पौन हो या पाव हो, ऐसी तो दिखती नहीं है। जैसे कभी ऐसा नहीं होता कि कोई पेड़ आधा ही उगा है या गाय ने पौन बच्चा दिया है या किसी के घर 1.5 मानव आए या कहीं आधा ट्रक आया, तो वो जो भी चीज है वो तो पूरा ही होता है। प्रकृति में कभी भी आधा पौन सवा ये नहीं होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि हर इकाई संपूर्ण है और परस्परता में भागीदारी जो प्रयोजन के अर्थ में है, हर इकाई का निश्चित है। वो संपूर्ण होते हुए परस्परता में भागीदारी में निश्चित प्रयोजन के साथ है। उस प्रयोजन को आप न कम कर सकते हैं न ज्यादा कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें कि भाई यदि आपको प्यास लगी है तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे बताते पानी पिएंगे। तो अब आप बताइए, क्योंकि पानी की उपयोगिता यानी उसकी मौलिकता है प्यास बुझाना। तो ये जो मौलिकता है ये हर देश में, हर दिशा में, हर काल में कभी नहीं बदलेगी। चाहे अमेरिका में प्यास लगेगा तो भी पानी पिएंगे, यदि अपने यहाँ भारत में प्यास लगी तो भी पानी ही पिएंगे। 50 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को प्यास लगती थी तब भी वो पानी ही पीते थे, और 50 साल बाद भी जो पीढ़ी आएगी उनको यदि प्यास लगेगी तो पानी ही पिएंगे। अर्थात जो पानी का प्रयोजन है, जो मौलिकता है वो प्यास बुझाना है, तो वो चारों अवस्थाओं की प्यास बुझाती थी, बुझाती है और बुझाती रहेगी। तो इससे एक नियम बच्चों में स्थिर हो पाएगा कि प्रकृति में हर इकाई अपने निश्चित प्रयोजन अर्थात मौलिकता के साथ है, जिसको न हम कम कर सकते हैं, न ज्यादा कर सकते हैं, न ही बदल सकते। पुनः एक बार रिपीट कर दूं, प्रकृति में हर इकाई अपने निश्चित प्रयोजन अर्थात मौलिकता के साथ है, जिसको न हम कम कर सकते हैं, न ज्यादा कर सकते हैं, न ही बदल सकते हैं। और ये जो हम बांटते हैं, जैसे हमें देखें सूत्र रूप में कि हर वस्तु अपने में संपूर्ण है, घटाने से घटती नहीं और बढ़ाने से बढ़ती नहीं। बाबा जी ने जो ये दिया था सिलेबस, उसमें क्लास 3 में बाबा जी ने कहा था कि ये सूत्र आपके स्मरण में हर बार रहे। आप जो भी चीज समझाओगे तो ये सूत्र उनमें स्थिर हो जाए तीसरी क्लास में, कि हर वस्तु अपने में संपूर्ण है, घटाने से घटती नहीं और बढ़ाने से बढ़ती नहीं है। और भिन्न जो हम करते हैं ये भी पूरकता के लिए ही है। तो इसमें हम देखें कि मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के क्रम में आवश्यकता अनुसार उसे छोटे छोटे भागों हिस्सों में बांटता है। जैसे खेत के हिस्से हम अलग अलग करके अलग अलग फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, घर में, गौशाला में, विद्यालय में, इन जगहों पर और वस्तुओं को बांटने में हमको इसकी आवश्यकता होती है। जब हम वस्तु के भाग करते हैं तो प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक छोटे से छोटे टुकड़े में भी पूरी वस्तु के गुण समाये होते हैं, वह पूर्ण होता है। यदि एक आम को काट के हमने बच्चों को दिया तो आम के प्रत्येक निवाले में पूरे आम के गुण समाये होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताई थी कि बेटा जी मान लो हेमलता अध्यापिका जी आटे के ऑर्गेनिक जो केक बना के लाई बच्चों के पोषण के अर्थ में, और 8 भाई जी बहन जी है विद्यालय में। तो अब अपन क्या करेंगे, इस केक को 8 भागों में बांटेंगे, जिसमें 3 बहन जी है। तो हमने 8 बराबर भाग किए, 3 बहनजियों को दिए, तो 1/8 1/8 ऐसे 3/8 भाग बहनजियों को प्राप्त हो गए और 5 भाई जी थे। तो 1/5 1/5 ऐसे जब हम जोड़े तो 5/8 भाग भाईजियों को हो गए। अब यदि आप पूरा देखें तो कुल भाग क्या हुआ, 3/8 भाग बहनजियों का हुआ, 5/8 भाग भाईजियों का हुआ। यदि पूरा हम जोड़े तो 3 धन 5 अर्थात 8/8 ये पूरा भाग हुआ। तो इससे ये समझ में आया कि जो ये हम भाग भी कर रहे हैं, जिसको हम भिन्न कह रहे हैं, तो ये भी व्यवस्था के अर्थ में ही है। अब इससे रिलेटेड हमको कुछ जैसे प्रश्न बच्चों को बताने हैं, तो मैं ये भी बोली थी कि बेटा जी आप अपने घर से कोई खाद्य वस्तु बनाकर लाइए, जो मम्मी जी बहुत अच्छा बनाती, चीला है या जो भी चीजें ऐसी होगी, और फिर उसके बाद सारे भाई जी बहन जी को बराबर भाग करके आप बांट के खिलाइए। और हमने करवाया भी प्रयोग, और फिर बच्चों को कहा कि बेटा आपको घर से जो बना के लाया, फिर आपने बराबर भागों में बांटा, फिर प्रत्येक भाई जी बहन जी को दिया, आप लोगों ने खाया तो आपको कैसा महसूस हुआ, इस बात को आप अपने भावों को अपनी कॉपी में लिखना है। और इसी तरह से आप परिवार में भी अन्य गतिविधियां कर सकते हैं, या ये तरबूज है, खरबूज है या गुड़ पट्टी है, जो भी चीजें है, तो आप ऐसा करिए
और सबको शेयर करिए। और उसके बाद आपको अंदर कैसे फील होता है ये सब करके, सबको बांट के और सबको सभी लोग मिल के खाते हैं, तो वो न अपने भावों को आपको व्यक्त करना है। तो इससे एक बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय हो गया है, तो इसके उदाहरण फिर बाद में कभी शेयर कर लेंगे कि जैसे अपन 4 भाग में बाँटे, तो बेटा जी आप 1/4 भाग को कलर कीजिए, या आधे भाग को कलर कीजिए, या 3/4 भाग को कलर कीजिए, या फिर अपन कुछ ऐसे 8-8, 10-10 वस्तुओं के समूह बना के दे दिए और फिर बोल दिया कि बटे 5 भाग को आप घेरा लगाइए, आधे भाग को घेरा लगाइए। ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ मैं बुक्स में वो की हूँ, तो उसको फिर अपन बाद में समझ सकते हैं। तो कुल मिला के इतनी ही बात है कि चाहे मिलन हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग हो, चाहे गुना हो, चाहे भिन्न हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, व्यवस्था में जीने के लिए आवश्यकताओं को पहचान कर व्यवस्था में जीने के लिए और व्यवस्थित काम करने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात बच्चों तक जाती है और इस चीज़ को चूँकि मैंने किया है, तो बच्चे बहुत उत्साहित भी होते हैं और बहुत खुश होके बहुत सारे खुद भी ऐसे प्रयोग करते हैं और उत्साहित होके बहुत सारे क्वेश्चंस भी वो बना-बना के लाए, जो कि मैं भी कल्पना नहीं की थी। तो बहुत अद्भुत थे वो क्षण और मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे छोटे-छोटे से जो प्रयोग करके हम गणित को रोचक बना सकते हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात ये रह गई कि हमारे बहुत सारे आज नए भाई जी, बहन जी जुड़े हैं। कुल 52 मोबाइल फ़ोन से जुड़े थे सब लोग और इसमें जो नए तो अब हम चलें फीडबैक की ओर, है ना? चलिए, तो आपकी ओर से फीडबैक आ जाए। तो हाँ, भैया जी सुन रहे हैं क्या भैया जी बताइए? बताइए भैया, बताइए। हाँ, गौरी दीदी ब्रेन के लिए अभी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ भैया। हाँ दीदी नमस्ते, मैं नित्यानंद रायगढ़ से। नमस्ते भैया। हाँ दीदी, अभी मेरी बिटिया 1 साल 3 माह की है, तो मैं क्या विशेष ध्यान दूं, उसके लिए थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए था दीदी। भैया इस आयु में ना बच्चा वैसे घर परिवार से ही जो भी चीजें पिकअप करता है ना, घर परिवार के लोगों से ही ज्यादातर वो ऑब्जर्व करके, माँ को ऑब्जर्व करके चीजों को वो सीखता है। और जैसे हमने चर्चा किया कि इस समय में उच्चारण, जैसे घर में जो भी भाषा आप जो बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी हो, हिंदी हो, जो भी, आप अगर अपने उच्चारण पे ध्यान देते हैं तो बच्चा भी वैसे ही उसका अनुकरण अनुसरण करता है। तो ये एक चीज है जो उसको अलग अलग भाषाओं को सुनाना, अलग अलग भाषाओं को गीत सुनाना, है ना, क्लासिकल जो म्यूजिक है ये सुनाना, श्लोक भी सुनाना, संस्कृत भाषा का एक्सपोजर अगर करा पाते हैं। अब इस आयु में उसको ऐसा नहीं कि वो भाषा समझ लेगा जो भी सुन रहा है, पर जो उच्चारण है ना, ये बार बार जो उसके कान पे पड़ता है और इससे वो उसका ब्रेन में जो कनेक्शंस बनते हैं, आगे जाके उसका उच्चारण भी ऐसे होने के लिए मदद करेगा। जी जी दीदी। तो ये एक चीज तो आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है वो वोकैबुलरी पर, शब्द पर, क्योंकि इस आयु में तो भाषा ही मुझे मुख्य लगता है, क्योंकि आगे जाके भाषा ही ज्ञान से जुड़ता है। तो शब्दों को, सार्थक शब्दों को, वस्तुओं का पहचान और नामकरण, ये चीजें तो बच्चा सीख ही जाता है। इसमें वैसे कोई खास चीज नहीं करना पड़ता है ना, माँ से तो भाषा सीखते हैं। पर सार्थक शब्दों को भी सुना सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका अर्थ समझ लेगा, पर बस बार बार उसके कान पे पड़ते रहे। जी जी जी। हाँ, सबको नमस्ते जी, मैं शिव कुमार महासमुंद से। हाँ, तो जैसे कल अजय भैया जी का सुना और आज गौरी दीदी का सुना, तो थोड़ा सा आप जिज्ञासा होने लगा है कि ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में भी और हमारी जो जिज्ञासा है वो बढ़ रही है, और इसको समझने के लिए और हम क्या तरीका अपनाएं कि इसको और हम बारीकी से समझ पाए। क्या ऐसा क्या फार्मूला है कि जैसे एक तो होता है कि कल से जैसे सुन रहे थे, छोटे उम्र में बच्चों का जो ब्रेन का जो विकसित है वो कम उम्र में ही ज्यादा ग्रोथ करता है, लेकिन जैसे मान लो जाए बड़े लेवल पे हो गए और उस पर हमको काम करना है, तो उसके लिए हमको अध्ययन जरूरी है, इस अर्थ में इसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करें?
तो गौरी दीदी, अगर ऐसा आप लोगों के मार्गदर्शन मिले कि हम ब्रेन डेवलपमेंट में, और मेरा खुद का अपना देखूं तो इस ओर मेरा थोड़ा सा रुझान जा रहा है कि इनको और अच्छे से समझा जाए। अच्छा, हाँ। ठीक है। एक तो साधारण रूप से अगर देखें तो इन चीजों के बारे में जो पुस्तक है या इंटरनेट में भी अगर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों से सुन सकते हैं, तो जी एक तो जी सूचना इकट्ठा करना है ना, जी दीदी जी। के बारे में सूचना इकट्ठा करना और उस पे सोचना, और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है बच्चा को ऑब्जर्व करके फिर चीजों को करना। जी क्योंकि एक दीदी तो है थियोरी, मतलब थियोरी में तो मान लीजिए हम पढ़ लेते कि इस आयु से इस आयु तक ये वाला भाग ज्यादा डेवलप होता है, जी 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 तो जैसे फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन या जो भी, तो ये वाला काम कराना है। पर जी मान लीजिए बच्चा उस समय वो वाला काम नहीं कर पाते, तो हम निराश हो जाते कि अच्छा मेरे बच्चे में ये विकास ही नहीं हुआ है शायद। जी जी तो जी थोड़ा वो ज्यादा थियोरी पढ़ने का भी थोड़े मुझे डेंजर लगता है। जैसे जी मेरी जो बिटिया है वो जी मान लीजिए बहुत छोटे बच्चों को जैसे 3 से 5 साल के अंतर्गत बोलते हैं कि मणियों में वो धागा घुसाने वाला एक्टिविटी उनको करना है। जी पर दीदी मेरी बिटिया एक दिन भी बैठ के मणियों में धागा नहीं घुसा पाई, हालांकि मणियों को सब उठा के फेंकती थी पूरे घर में। तो है ना, उसका बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं था। पर जी जी उसको ज्यादा जैसे जैसे बाल्टी उठाना, है ना, जी झाड़ू लगाना, जी जी तो जैसे मुट्ठे प्रकार का जो काम करने में ज्यादा उसको इंटरेस्ट था। जी ऐसे दीदी जी। छोटे इसमें उसका ज्यादा रुझान नहीं था। तो एक चीज मुझे लगता है हमारे रुचि के लिए हम सूचना जरूर पढ़े, मतलब हाँ, पुस्तक पढ़े मतलब या कहीं से सूचना सुने, जी पर दीदी जी। बच्चों को भी ऑब्जर्व करके भी करे, वो ज्यादा मुझे नहीं, ठीक है ठीक दीदी, लगे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं इसको स्वीकारता हाँ। भी हूँ। लेकिन क्या है दीदी कि जैसे अब जो है अनुभव की रोशनी में या कुछ जीने के क्रम में है, तो जैसे माँ जो है गर्भावस्था के दौरान रहती हैं, तो उस समय जैसे विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे अब देखिए हमको जो सूचना मिल पा रही है, उसके आधार पे जो सोच पा रहे हैं जीने के क्रम में है, तो ऐसा जैसे अब ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। एक तो जीवन की वास्तविकता तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो है ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में भी अगर ऐसा बेसिक नॉलेज हो तो कुछ हम्म। और बेहतर हो सकता है क्या, ऐसे मेरे विचारों में जा रहा है। अ, दोनों हो सकता है भैया। कुछ चीजें देखिए, अगर मैं सच बोलूं तो कुछ चीजें जो हम जैसे घर में लोगों का श्रम करना, घर में जी सारा काम करना, उसमें बच्चों को जुड़ना, इससे एक तरीके से हम दूर चले गए। जी तो जी जी उसके वजह से अलग प्रकार से बच्चों को कुछ एक्टिविटी या गतिविधियों में जोड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब या उनसे करवाते हैं। जी पर अगर हम पारंपरिक विधि से देखें, तो ये अगर हम जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में रह रहे हैं और सभी लोग अलग अलग कामों में लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उन कामों में लग जाता है और उसको उस तरीके से इतना स्टिमुलेशन मिल जाता है वातावरण से, जी दीदी जी जो जो हम ट्रेडिशनल विधि से जीते हैं। अब क्योंकि वो सब थोड़ा बिगड़ गया है और अलग प्रकार से, मतलब यूनिट फैमिली में जीते हैं और बच्चों को 3 साल के आयु में ही लगता है कि विद्यालय चले जाए और जल्दी कोई चीज सीख जाए। ऐसी जो नेचुरल विधि से जैसे बच्चा मिट्टी के साथ खेलता है, खुद से कोई चीज बनाने का प्रयास करता है, रेत के साथ खेलता है, इन सब में उसका फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन हो ही जाता है। अब जी उसके घर के आसपास कोई रेत नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो फिर अलग से सोचना पड़ता है कि नहीं नहीं उसका है ना, ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए उसको कुछ अलग से कराओ। जी दीदी, तो बहुत बहुत मेरे को लगता है बहुत ऐसे चिंता करने की ठीक कुछ है वो दीदी, नहीं ठीक है। है। जी दीदी जी मतलब कि बच्चों का वैसे मस्तिष्क विकास नहीं हो रहा है। ये जी जी बस ध्यान दिलाने के लिए है कि मस्तिष्क विकास का कोई रोल है बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट में, और जीवन का भी उसके साथ ट्यूनिंग है, और कुछ चीजें जो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, जी इतना ही ज्यादा ध्यान देना है कि उस आयु के अनुसार उनका जो शरीर का क्षमता है, जो हमें दिखेगा उनकी गतिविधियों से, उसके जी अनुसार चीजों को उनको दे और कराए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप दोनों बहुत दीदी को बढ़िया और दीदी, खूब सबको अच्छा, धन्यवाद दीदी, खूब बहुत। बढ़िया। हाँ जी भैया, हाँ बोलो। चलिए अब अगले फीडबैक के लिए कोई दीदी लोग बताएं, हेमलता दीदी, हेम कृतिका दीदी और भी है ना, रूही बेटा। हेलो सभी को नमस्ते। हाँ हाँ
मैं गीतेश्वरी हाँ बेटा जी बोलिए। मेरी तरफ से प्रणाम बड़े पापा जी। हाँ, जो खुश डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में जो समझ में आया कि बच्चे अपनी उम्र के साथ में उन लोगों का विकास होता है। जैसे 1-2 साल का रहे तो भाषा में 50 शब्द तक सीख जाते हैं और दृष्टि उनकी साफ होने लगती है। ऐसे 1-2 साल में है और 2-3 साल में मड़ी में धागा घुसाना भी सीख जाते हैं। बोल रही थी कैंची का उपयोग करना सीख जाते हैं, हाथ में पकड़ना, अपने आप को पहचानना सीख जाते हैं। 2-3 साल में ऐसे मतलब स्टेप टू स्टेप विकास होता है बच्चों का ऐसे। और समय से पहले कि हम लोग सोचेंगे कि हमारा बच्चा उसकी उम्र हुई नहीं है और वो पहले से ज्यादा समझदार हो जाएंगे, तो उनके ब्रेन में दबाव उत्पन्न होगा। ऐसे तो हर चीज को उम्र के हिसाब से सिखाना है। ऐसे समझ में आया कि उम्र के हिसाब से हर चीज कराना है। और किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है समझने की शक्ति, तो वो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है। ऐसे करके ना बताइए कि स्टेप से सिखाना है करके। और 3 से 5 साल के बच्चे का बहुत सूक्ष्म बढ़िया, बहुत सीख बढ़िया। जाते हैं कि समय का ज्ञान भी हो जाता है। 5 से 7 साल के बच्चों में ड्राइंग बनाना भी सीख जाते हैं। भाषा का ज्ञान हो जाता है। बड़ों के बीच में बात करना नहीं करना है, धीरे बात करना है, सब चीज अपोजिट वर्ड भी सीख जाते हैं। ऐसे करके ना बता रही है मतलब हर चीज बड़े पापा जी उम्र के हिसाब से है। उनका दबाव नहीं डालना है बच्चों में, वातावरण उपलब्ध कराना है और सिखाना है बच्चों को। ऐसे बड़ी मम्मी बहुत जी जो बढ़िया बेटा जी, मैथ्स में बताई है ना कि बहुत बढ़िया गणित में जी। जोड़ को मिलन बोली है कि व्यवस्था में जीने के लिए मिलन करना है करके। तो गणित का मिलन करना समझ में आया। और गुणा में एक निश्चित समूह को बार बार मिलाना, वो गुणा करना है। और घटाना तो व्यवस्था के अर्थ में स्थान परिवर्तन या रूप परिवर्तन होता है, वो घटाना हुआ। और भाग भी व्यवस्था के अर्थ में ही भाग भी किया जाता है कि अलग अलग भाग में क्या क्या काम करना है, होता है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा जी। चलिए अगला फीडबैक। नमस्ते सबको। नमस्ते भाई। आज का तो सेक्शन गौरी दीदी और दोनों गौरी दीदी का बहुत अच्छा रहा भैया। और जी जिस प्रकार से मानव को समझने के लिए शरीर का भी और जीवन का भी, तो जीवन का तो समझ हो ही रहा था, लेकिन ये वाला पहलू हम लोग आज तक समझे नहीं थे। जिस गति से है ना हर महीना में किस प्रकार से मानव शरीर में जो जीवन का जो मस्तिष्क है, तो उसके बारीकों को दीदी ने कितने बारीकी से बताया। तो उसको बताने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हर बच्चे को हम लोग है ना सही लेवल पे, और जीवन तो अपने आप में पूर्ण होता ही है, तो किस प्रकार से कर पाएंगे वो बारीकी से समझने को मिला। क्योंकि संभवतः हम लोगों के पास वो समय नहीं रहा, लेकिन आने वाले कल को बेहतर कल देने के लिए हमारे पास ये सूचना जो है और इसमें मनन चिंतन किया जा सकता है। तो गौरी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ही बारीकी से उन्होंने हर पहलू को ये किए बता पाए और बताने की कोशिश किया कि नृत्य को हम लोग कभी समझते थे कि नृत्य परंपरा में अच्छा नहीं है ना, तो हम लोग कभी ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जैसे नृत्य बताया कि नृत्य में हाथों का ये, पैरों का ये, इस प्रकार से मस्तिष्क में उनका ये महत्वपूर्ण भाग है विकास में। और दीदी जी ने गणित को ऐसा सहजता से बताया है कि इसमें अभ्यास करने की जरूरत है, और अभ्यास होने के बाद कैसे व्यवस्था में वो व्यवस्था के अनुरूप किस प्रकार से हो पाता है, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे भिन्न हो। तो बहुत ही अच्छा रहा भैया, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया जी, खूब अच्छा। चलिए अपना अगला फीडबैक के लिए। हेलो। हाँ जी। मैं आशुतोष जसपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। हाँ जी। हेलो। थोड़ी आवाज तेज करेंगे आशु भाई, थोड़ी आवाज तेज। जी जी। हेलो हेलो। हम भाई जी बोलिए भाई जी, आवाज आ रही है आपकी। दीदी मेरा 5 साल का बेटा है और मैं दुआ करता था कि जैसे जैसे ये बड़ा हो मुझसे खूब सारी बातें पूछे, सवाल करे। तो अब वो जब भी कुछ पूछता है मैं उसका जवाब देता हूँ, तो उसके आगे में वो क्यों लगाता है, और वो क्यों खत्म ही नहीं होता है। मतलब पानी क्यों पीना है, प्यास बुझाने के लिए। प्यास क्यों बुझानी है, क्यों ऐसा वो, तो एक जगह जाके मैं निरुत्तर हो जाता हूँ।
अब मुझे ये लगने लगा है कि अगर मैं इसका सही सही जवाब नहीं दे पाया क्यों का, तो ये कहीं प्रश्न पूछना बंद तो नहीं कर देगा। मार्गदर्शन दीजिए मुझे। नहीं भैया, ये तो हाँ गौरी दीदी। बढ़िया है कि वो बहुत ही अच्छा है कि वो प्रश्न पूछ रहा है। 5 साल के आयु बताए? जी 5 5 साल साल का दीदी, है, 5 साल। 5 अच्छा, साल। जी हाँ, नहीं, ये अच्छी बात है कि वो पूछ रहा है, पर एक चीज मेरे ध्यान में आ रहा है जो शायद हमें ध्यान भी रखना है कि हो सकता है कभी कभी बच्चा है ना उसको खेल में भी कर लेता है, ये ना हो रहा हो। क्योंकि कभी बच्चा अगर किसी से सुना हो कि वो क्यों क्यों पूछ रहे हैं, तो वो भी उसको अनुकरण विधि से पूछ रहा होता है, ना कि समझने के लिए। ये भी हो सकता है, पर ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि वो समझने के लिए ही पूछ रहा हो और सही में उसका जिज्ञासा भी बन गया हो। पर इस अगर सही में उसका इतना जिज्ञासा है, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा और किसी से पूछ के अपना जिज्ञासा को पूरा कर ही लेगा। तो ऐसा नहीं कि आपके ना बोल पाने से, क्योंकि वो देख ही पाता कि आप कुछ हद तक तो आप प्रयास कर रहे हो, उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। बच्चा तब क्लोज हो जाता है जब हम एंगेज ही नहीं करते, जब उसको चुप करा देते पहले या दूसरे वाक्य में ही अगर हम बोलते कि चुप रहो, इतना क्यों बोल रहे हो, तभी उसका बंद हो जाता है। पर वो भी देख पा रहे हैं कि आप उसके साथ एंगेज कर पा रहे हैं, तो आप अगर उसको बताएंगे कि मुझे इतने तक पता है, आगे हम भी कई पुस्तक से या किसी से पूछ के हम पढ़ के फिर इसको समझेंगे, ऐसे कुछ अगर उत्तर देंगे तो उसका बंद नहीं होगा। तो इसका चिंता मत कीजिए, बस इतना ही थोड़ा ध्यान में रखना है कि खेल में तो नहीं कर रहा है वो चीज, वो भी ठीक है, नहीं उसमें कोई दीदी, गलत खेल नहीं नहीं है। कर रहा है वो। ठीक है, फिर तो आप मतलब चिंता मत जो कीजिए कि जो उसका प्रश्न का जिज्ञासा बंद हो जाएगी। नहीं, हाँ, मतलब बताइए। अंतिम जवाब जो मेरे पास में नहीं होता है, तो मैं इसको क्या कहूँ कि इसका जो उत्तर उस है किसी किताब में आपको मिल सकता है या कहाँ हाँ, मुझे ढूंढूंगा? लगता है कि हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अभी तुरंत वो उत्तर मुझे नहीं पता, पर हम याद नहीं है, हम उसको जैसे कोई बुक से पढ़ के दोनों समझ सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ऐसे तो जरूर बोल सकते हैं, ताकि उसको ये ना लगे कि हम उसको चुप जी, करा रहे। सही है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। हेलो तो एक 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 फीडबैक और लेते हैं। हाँ जी, हेलो। चलिए आप बोलिए। हाँ हाँ भैया हाँ जी, जी, नमस्ते। सभी जी को नमस्ते। मैं पूनम नमस्ते। रायपुर से। सबसे पहले तो दोनों गौरी जी दीदी, दीदी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। आज गौरी दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको मस्तिष्क विकास के ऊपर, कि गर्भ से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों में मस्तिष्क का विकास पूरी तरह हो जाता है। 7 वर्ष के अंतर्गत जितना विकास होता है, 100 अरब ब्रेन सेल बताया दीदी ने। इसमें वायरिंग होती है, जैसे तारों का जुड़ना। एक जीवित कोशिकाओं के लिए पूरी तैयारी रहती है, पर सीखने समझने वाले तार जुड़ना बाकी रहता है। और दीदी ने मतलब 0 से 1 वर्ष और 1 से 2 वर्ष की आयु में बच्चा सीढ़ी चढ़ना, भाषा में 1 से ज्यादा भाषा बोलना, वैसे ही मतलब 2 से 3 वर्ष की आयु में बताया कि कवच का विकास होता है बहुत अच्छे से, और वो पहचानने लगता है। समय कोई चीज है ऐसा धीरे धीरे उसको बनना शुरू हो जाता है इस आयु में। उसी तरीके से 3 से 5 साल का बच्चा कहानी को याद रखकर वापस सुना पाता है। खिलौने शेयर नहीं कर पाता, बोलने से ही कर पाता है। अपने खुद से वो ये मतलब नहीं सोच पाता कि ये शेयरिंग अच्छा है। उसके आगे के विकास का भी बताया कि राइट और लेफ्ट ब्रेन के बारे में भी बताया दीदी ने, जो कि बहुत अच्छी जानकारी थी। उसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी उत्सव पारक की गौरी दीदी को आज हमने दोबारा गणित के बारे में बताते हुए सुना, और वो भी बहुत अच्छा लगा। उनकी गणित के विषय में बहुत अच्छी जानकारियां हमको हमेशा प्राप्त होते रहे, और बस यही आशा करती हूँ। और धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, है ना। तो कोई और फीडबैक दे रहे हैं कि? रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ हाँ भैया, बोलिए भैया, सबको नमस्कार। मैं कार्यालय नमस्कार नमस्ते भैया जी। नमस्ते। जी नमस्ते दीदी। मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ 2 प्रिंसिपल भी बैठी हुई हैं, और जी बहुत ध्यान से सुना। तो मैं दोनों लोगों को बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद बढ़िया। देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
मस्तिष्क विकास पर जो परिचर्चा दीदी ने की और जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने बताए वो बहुत ही जरूरी है अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, हर माता पिता के लिए। मेरी इच्छा है कि इस पर एक विस्तृत चर्चा दीदी के द्वारा आगे के सत्रों में भी हो। और मैथ्स के लिए तो दीदी ने बताया ही है, गौरी दीदी ने, कि जरूर भैया जी। 30 तारीख को उनका होने वाला है, तो हमें बेसब्री से उसका इंतजार रहेगा। और मैं चाहूंगा कि जी जी हमारे दिल्ली से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो आज मैं कार्यालय में बैठा हुआ कुछ प्रबुद्ध लोगों की लिस्ट बना रहा था जो इसमें रुचि लेते हैं, जीवन विद्या को भी थोड़ा बहुत वो जानते हैं और बढ़ चढ़कर समाज में भागीदारी, हिस्सेदारी निभाने के लिए वो लोग कृत संकल्प हैं। तो ऐसे 5-7 लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर आप सबकी सहमति हो तो फिलहाल तो पुनः आप दोनों को बहुत बिल्कुल भैया, बहुत आभार। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई जी। और सबका स्वागत है, ये कार्यक्रम सबका है। अपन सब परस्पर पूरक होके ही अपने लक्ष्य को पाना चाहते, तो सभी का हार्दिक अभिनंदन है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुचित्रा दीदी जी और बलवंत भाई जी हमारे बीच होंगे गणित को लेके, कि परिवारों में, चूंकि उन दोनों मतलब सुचित्रा दीदी जी के जो बेटा जी है, उनकी छोटी बहन के बेटा जी ओम बेटा जी और बलवंत भैया जी के भी बेटा जी लोग अभिभावक विद्यालय में पढ़े हैं, तो उन्होंने घर में क्या उनको वातावरण उपलब्ध कराया, एक अभिभावक के रूप में उन्होंने क्या तैयारियां की, उन बच्चों के कैसे पूरक हो पाए, तो उन पर लेकर आएंगे दोनों। तो अपन कल फिर मिलेंगे 2 बजे। और आदरणीय दीदी जी, गौरी दीदी जी हमारे बीच आई और उन्होंने इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्मता से, इतनी सहजता से अपनी बातों को रखा। तो दीदी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा उत्सव पारा और हम सब बंधु भगिनी आपके प्रति कृतज्ञ है, और हमारे जो नव आगंतुक अतिथि बंधु भगिनी है और सारे जो उपस्थित हमारे भाई जी बहन जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन अपनी बात को यहीं आज समाप्त करते हैं और गौरी दीदी जी को पुनः हम फिर से, दीदी जी आप आपको लोगों को पुनः बहुत एक बार धन्यवाद कि इतने अच्छे से सब ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और इतना बढ़िया ढंग से आप मैसेज भी करते हैं, याद भी दिलाते हैं। आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद दीदी जी। ये सब प्रेरणाएं आप जैसी बहनों से ही मिली है हमें, तो हम एक छोटा सा प्रयास कर पा रहे हैं आप सबके बहुत ही सहयोग बढ़िया से। है दीदी। और हम चाहेंगे दीदी एक बार आप पूरा कंप्लीट 1 घंटा हम आप ही के लिए रखें और आप और गहराई से गतिविधियों पर शेयरिंग करेंगे, जैसा कि पब्लिक डिमांड है वंस मोर। ठीक है। धन्यवाद दीदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।